Side. Hello, Ajay Mathur this side. I hope you all are doing fine there. In the previous lecture, we discussed about phylum Porifera and Cnidarians. In today's lecture, we are going to discuss phylum Ctenophora, Platyhelminthes and Nemathelminthes. ठीक है? Along with the concepts of mentioned topics, we'll discuss about important examples, important terms, and questions relevant for NEET examination. So sit back and relax, take out your notebook and pen with you, and start making running notes with me to get best utilization of this video. So without wasting any time, let's start the lecture. अब देखते हैं फाइलम टीनोफोरा का नाम टीनोफोरा पड़ा कैसे। तो टीनोफोरा बेसिकली टीनोफोरा का मतलब क्या है? टीनोफोरा का मतलब है, लेट्स स्प्लिट द वर्ड। टीनोज, टीनोज का क्या मतलब है? कॉम्ब। और फोरस, फोरस का क्या मतलब है? बियरिंग, राइट। तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास कॉम्ब, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होते हैं, तो दे हैव सिलिएटेड, सीलिया समझते हैं आप लोग, मूवमेंट के लिए इनके पास कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा नंबर में। तो क्या है ये? सीलिया। तो सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स है इनके पास। अब क्योंकि इनके पास सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? जनरली इनका नाम ही क्या पड़ गया? कॉम्ब जेलीज। इनको क्या बोलने लग गए हम लोग? कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब जेलीज, ये इनका कॉमन नेम है। और इनको सी वॉलनट्स भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर। जब हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वाई वी कॉल देम सी वॉलनट्स। ठीक है, बहुत जो रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है टीनोफोरा में, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हो कॉम्ब जेलीज का, और दो एग्जाम्पल्स क्या है? ल्यूरोब्रैकिया and Tinoplana. Fine. Now let's discuss about general characteristics of ctenophores. Let's discuss about general characteristics of ctenophores. Right? General characteristics of ctenophores. First thing you should know about ctenophore is they have tissue level of organization. ठीक है, मतलब they have tissues. इनकी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? टिश्यूज से मिलकर बनी है, राइट। सिमेट्री कैसी है इनकी? तो बाई रेडियल सिमेट्री है। वी डिस्कस्ड अबाउट सिमेट्री इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो इनकी सिमेट्री कैसी है? बाई रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें तो दो जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ये तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। अगर तीन लेयर होते तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते, लेकिन फाइन, यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक है। क्यों? क्योंकि दो ही लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बीच में क्या है? बीच में एक फ्लूइड है जिसे हम बोलते हैं मीजोग्लिया। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या है? मीजोग्लिया। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट इज इनकी बॉडी। तो इनकी बॉडी में सैक लाइक बॉडी कंपोज्ड है। ठीक है, यानी कि तीन लेयर्स तो है ही हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोग्लिया, और इनके पास एक कैविटी है, और उस कैविटी को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, टेंटेकल्स की बात जैसे हमने की थी लास्ट लेक्चर में, टेंटेकल स्टिंगिंग सेल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वो दो टेंटेकल्स हैं मान लेते हैं, इफ प्रेजेंट, तो दे आर 2 इन नंबर। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना कि इनके पास टेंटेकल्स हो सकते हैं, लेकिन उन टेंटेकल्स के पास, उन स्टिंगिंग सेल्स के पास, उनके पास निमैटोसिस्ट नहीं होंगे। निमैटोसिस्ट मतलब पॉइजन फिल्ड सेल्स नहीं होंगे इन स्टिंगिंग सेल्स में। ठीक है,
इनके पास स्टिंगिंग सेल्स तो नहीं है, लेकिन इनके पास क्या है, एडहेसिव सेल्स है, जिसको क्या बोलते हैं, कोलोब्लास्ट। ठीक है, तो दे हैव कोलोब्लास्ट। तो ये बात याद रखना, टेंटिकल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो टेंटिकल्स मे बी प्रेजेंट, हो भी सकता है प्रेजेंट हो, टेंटिकल्स मे बी प्रेजेंट, मे बी एब्सेंट। प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। हाँ, अगर प्रेजेंट है, इन केस टेंटिकल्स अगर प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट अगर है तो हमेशा एग्जिस्ट इन पेयर, तो पेयर में होगा हमेशा, टेंटिकल्स हमेशा पेयर में होगा। ठीक है, और इनके पास ऑल्दो दे हैव टेंटिकल्स, इनके पास कोई निमैटोसिस्ट होगा क्या, के पास कोई निमैटोसिस्ट होगा क्या इन टेंटिकल्स में, तो निमैटोसिस्ट नहीं होगा। अगर निमैटोसिस्ट हो गया तो हम इन्हें नाइडेरियंस ही नहीं बोल देंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ अगर आप नोटिस करो तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज तो आपको नजर आएंगी, किससे, सीलेंट्रेट नाइडेरियन से। ठीक है, तो मैं एक कहानी भी बताऊंगा आपको आगे कि क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने इनको अलग किया। अदरवाइज शुरुआत में तो ये टीनोफोर्स जो है उनको नाइडेरियंस की कैटेगरी में ही रखते थे हम लोग। ठीक है, तो निमैटोसिस्ट तो प्रेजेंट नहीं है, निमैटोसिस्ट तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इंस्टेड निमैटोसिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी दे हैव adhesive cells, they have adhesive cells। ठीक है, इनके पास adhesive cells हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, कोलोब्लास्ट। क्या बोल दिया इसे, कोलोब्लास्ट। ठीक है, कोलोब्लास्ट या फिर लासो सेल्स भी बोलते हैं। एडहेसिव सेल्स का क्या मतलब है, एडहेसिव सेल्स का मतलब है कि ये अडैस करने में हेल्प करेंगे, चिपकने में हेल्प करेंगे टू द होस्ट। ठीक है, ये किसी ना किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म पे चिपकेंगे ये, लेकिन चिपकेंगे कैसे, इन एडहेसिव सेल्स की मदद से, जिनको आप कोलोब्लास्ट बोल रहे हो या फिर लासो सेल्स बोल रहे हो। और दूसरी बात कि ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होंगे, ये हमेशा, यानी कि मेराइन हैबिटेट में पाए जाएंगे, पानी में, समुंदर में पाए जाएंगे। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट देम कि इनके पास कॉम्ब प्लेट्स होगी, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, इनके पास सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होगी, जिसकी वजह से इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं कॉम्ब जेलीज या सी वॉलनट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो 8 rows of ciliated कॉम्ब प्लेट्स आर प्रेजेंट हियर ऑन देयर ट्रांसपेरेंट बॉडी। इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है, तो ये हेल्प किस में करते हैं, दीज कॉम्ब जेलीज हेल्प इन लोकोमोशन, जिसकी मदद से ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना, तो दे हेल्प इन लोकोमोशन। फाइन, आगे इनके डाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो डाइजेशन इनका कैसा है, दे हैव इंट्रासेलुलर डाइजेशन एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, दोनों तरह का डाइजेशन ये कर सकते हैं, जैसा हम लोग भी करते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी है। ठीक है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, दोनों तरह का डाइजेशन यहाँ इनमें देखने को मिलता है। राइट, फर्टिलाइजेशन कैसा है, तो फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, मेराइन हैबिटेट में होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, मेराइन हैबिटेट में होगा। फाइन, डेवलपमेंट कैसा है, यानी कि बीच में कोई लार्वल स्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आ रही है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पर जो लार्वल स्टेज है, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, और जो इमेच्योर फ्रीली स्विमिंग सिलिएटेड सीडिपिड लार्वा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, यहाँ पर
इमेच्योर, जो भी मैच्योर होने के बाद तो फाइनल एडल्ट स्टेज आ जाएगी ना, तो जो इमेच्योर फ्री स्विमिंग ciliated सीडिपिड लार्वास आते हैं, ठीक है, सीडिपिड लार्वा आर प्रेजेंट, ठीक है, ठीक। लोकोमोशन, मैंने जैसे बताया आपको, लोकोमोशन के लिए इनके पास क्या होती है, सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती है। अब ये सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स 8 रॉज में होती है, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया, जिसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, कॉम जेलीज बोलते हैं, ठीक। रिप्रोडक्शन कैसा करते हैं, तो ये दे डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो इनकी सेक्सुअलिटी कैसी है, मतलब मोनोशियस होते हैं या डायोसेक्सुअल, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं या बाइसेक्सुअल होते हैं, लेट्स सी। तो दे आर मोनोशियस, बेसिकली ये क्या होते हैं, मोनोशियस। मोनोशियस का क्या मतलब है, बेसिकली दे आर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट separate, sexes are not separate, ठीक है, sexes are not separate। next thing is they have very important property, इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, they have the property of bioluminescence, ठीक, मतलब they can ग्लो एज इन फायर फ्लाइज, जैसे आपको जुगनू दिखते हैं रात में, तो जुगनू की तरह ही ये रात में क्या कर सकते हैं, जगमगा सकते हैं। तो दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ ग्लोइंग इन नाइट और इनसाइड द मैराइन हैबिटेट, तो ये ग्लो करते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंट, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंट, ठीक है। कि किस तरह की लाइट एमिट करते हैं, तो बेसिकली ब्लू ग्रीन कलर की लाइट दिखती है इनकी, ठीक है, ब्लू ग्रीन। ये थोड़ा सा एडवांस देखने को मिलता है यहाँ पर, जो नाइडेरिया या जो पोरिफेरा पड़ा था उनके पास नहीं था, ठीक है, ये बातचीत है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस। हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया था, 2 एग्जाम्पल्स पढ़े थे यहाँ पर, लियोब्रैकिया और टीनोप्लाना। एक दो एग्जाम्पल और याद करते हैं इसके, जैसे सिस्टम, ठीक है, सिस्टम वीनस, जिनका कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, वीनस गर्डल, वीनस गर्डल इज द कॉमन नेम ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट इज बेरो, बेरो, ज्यादा नहीं है इसके बारे में, बेरो, छोटी मोटी बातें याद रखनी है। बेरो को का कॉमन नेम याद रखना, दैट इज नूडा, नूडल्स खाते हैं हम लोग, तो ऐसे याद रख लेना, नूडा। नेक्स्ट इज हॉर्मीफोरा, 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 ठीक है। तो ल्यूरोब्रैकिया, टीनोप्लाना, सिस्टम, बेरोट और हॉर्मीफोरा, ये एग्जाम्पल्स हैं। ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये एग्जाम्पल्स हो गए कॉम्बजेलीज या टीनोफोरा के, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गए। बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है किसके बारे में, टीनोप्लाना के, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। देख लो थोड़ा सा हमने क्या पढ़ा, वी कॉल देम सी वॉलनट्स और कॉम्बजेलीज। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ा कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायरेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, टेंटिकल्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर है टेंटिकल्स तो वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन एक बात तो श्योर है कि नेमेटोसिस नहीं होगा, एज वी सी इन
नाइडेरियंस, राइट। तो दे हैव एडहेसिव सेल्स, इनके पास एडहेसिव सेल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, कोलोब्लास्ट या लासो सेल्स। बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन मेराइन हैबिटेट। दोनों तरह का डाइजेशन देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर। फर्टिलाइजेशन कैसा है इनका, तो फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। एक और बात कि ये लोकोमोशन कैसे कर पाते हैं, तो लोकोमोशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्ब प्लेट्स। जो कॉम्ब प्लेट्स हैं इनके पास, इनको अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हो तो डायग्राम में दिखता है आपको कि ये जो है बिल्कुल वॉलनट्स की तरह दिखते हैं, अखरोट की तरह दिखते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सी वॉलनट्स बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो दे आर इमेच्योर, बेसिकली फ्रीली स्विमिंग। इनके पास क्या होता है, सिलिएटेड सीडिपिड लार्वा, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो इनके पास क्या देखने को मिलेगा, एक लार्वल स्टेज आएगी, उस लार्वल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सीडिपिड लार्वा। रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मोनोशियस है ये, ठीक है, और बायोलुमिनिसेंस की प्रॉपर्टी है, यानी कि ग्लो करते हैं ये, ठीक है, दे ग्लो। फिर हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए। नेक्स्ट वी शुड डिस्कस अबाउट कि ये मैंने जैसा आपको बताया कि बोथ द टिनोफोर्स जो हमने आज पढ़ा और जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था नाइडेरियंस, पहले साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था, दोनों को ही एक ही कैटेगरी में ऐड किया था, और वो क्या था, एक ही फाइलम में ऐड किया था, और वो क्या था, सीलेंट्रेटा। इसलिए मैंने दोनों में ही सीलेंट्रेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो टिनोफोरा और सीलेंट्रेटा। इट इज़ बिलीव्ड दैट जो टिनोफोरा है और नाइडेरियंस है, उनके जो एंसेस्टर्स थे वो कॉमन थे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कॉमन थे, जैसे एप्स वर द एंसेस्टर ऑफ अस, है ना। तो ऐसा बोला जाता है कि नाइडेरियंस और टिनोफोर्स के जो एंसेस्टर्स थे दोनों कॉमन थे। हाउएवर बायोलॉजिस्ट ने कुछ डिफरेंस देखे, ठीक है, उनको अलग रखने का रीज़न क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ सम डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस क्या थे वो देखते हैं कि क्या डिफरेंस है, क्या रीज़न रहा कि साइंटिस्ट ने टिनोफोर को और नाइडेरियंस को अलग रखा, ठीक है। पहला रीज़न तो मैंने यहीं बता दिया आपको, ठीक है। पहला रीज़न जैसा कि मैंने बताया कि इनके पास निमैटोसिस्ट नहीं है ना। और वहाँ हमने नाइडेरियंस में पढ़ा था उनके पास निमैटोसिस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर इनके पास टिनोफोर के पास डेफिनेट मीजोडर्म देखने को मिल सकती है, ठीक है, डेफिनेट मीजोडर्म देखने को मिल सकती है, ठीक है, मीजोडर्म देखने को मिल सकती है। हालांकि वहाँ पर वो स्ट्रक्चर जो था वो डिप्लोब्लास्टिक ही था, ठीक है। सम बायोलॉजिस्ट कंसीडर ट्रिप्लोब्लास्टिक ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मसल्स इन मीजोग्लिया। तो यहाँ हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि ये क्या हो सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जनरली डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट ये भी बताते हैं कि दे कैन बी ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं। कई ऑर्गेनिजम्स हमें ऐसे मिले हैं टिनोफोरा के जो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं। लेकिन इन केस ऑफ अगर सीलेंट्रेटा हम बात करें, इन केस ऑफ जो हमने नाइडेरियंस पढ़े थे, तो उस केस में अगर हम बात करें तो वहाँ क्या था, वहाँ तो सारे डिप्लोब्लास्टिक ही थे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है इस बेसिस पे कि यहाँ पर मीजोडर्म भी होगी, यानी कि इनके पास मीजोडर्म है। ये थोड़ा सा एडवांस हो गए, यहाँ पर मीजोडर्म है, निमैटोसिस्ट नहीं है, मीजोडर्म है। किसकी बात कर रहे हैं, टिनोफोरा की बात कर रहे हैं, तो ये अलग है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या है, कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने डिस्कस किया था क्या है, कंप्लीट है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो रहा है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो रहा है। तो यहाँ जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, नाइडेरियंस की, तो दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। आगे देखो, ये जो टिनोफोरा है ये कॉलोनीज नहीं बनाते हैं। क्या ये कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो नहीं, ये कॉलोनीज नहीं बनाते। नाइडेरियंस हाँ बनाते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मीजोडर्मल मसल्स भी होंगे। तो ये कुछ 3-4 डिफरेंस मिले थे जिसकी वजह से हमने, ठीक है, इनको अलग करने का ये रीज़न था।
हाँ, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर निमैटोसिस्ट नहीं होंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल हो सकता है ये नीट में पूछ ले। एक्सेप्शन है कि यू यूक्लोरा यूक्लोरा रूब्रा यूक्लोरा रूब्रा इज द एग्जांपल। क्या बताया मैंने? यूक्लोरा रूब्रा इज द एग्जांपल ऑफ टीनोफोरा। ये क्या है? एक तरह का टीनोफोरा है। क्या बताया? इनके पास निमैटोसिस्ट नहीं होता है, ये सही बोला था ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल, सिर्फ एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। जब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि भाई इनके पास, टीनोफोरा के पास निमैटोसिस्ट होता है या नहीं, तो आप ना ही लगाओगे आंसर में, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमेशा आंसर में क्या लिखना है आपको कि टीनोफोरा के पास निमैटोसिस्ट नहीं होता है। बट एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, तो इसको मेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड नहीं कर सकते हम। तो एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि यूक्लोरा रूब्रा जो है एक ऐसा टीनोफोर है जिसके पास निमैटोसिस्ट होता है। ठीक है, हाँ, टेंटेकल्स नहीं होते, कोलोब्लास्ट भी नहीं होते, बट दे हैव निमैटोसिस्ट, दे हैव निमैटोसिस्ट प्रेजेंट। ठीक है, इसके पास सिर्फ ये एग्जांपल है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर आपका पूरा टीनोफोर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, टीनोफोर के बारे में बस इतनी बात याद रखना। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में। प्लेटिस का मतलब है फ्लैट और हेल्मिन्थ्स का क्या मतलब है? वॉर्म। दे कंसिस्ट अराउंड 15,000 स्पीशीज ऑफ फ्लैट वॉर्म्स। जनरली ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और ज़्यादातर ये पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, इनका शेप कुछ फ्लैट रिबन जैसा हो सकता है या लीफ शेप के हो सकते हैं ये। एंड दे बियर, और क्योंकि ये डॉर्सोवेंट्रली यानी कि एंटीरियरली और पोस्टीरियरली फ्लैट होते हैं, क्योंकि ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, ठीक है, फ्लैट होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? वी कॉल देम फ्लैट वॉर्म्स। इनको क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म्स बोल देते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये पैरासिटिक होते हैं, इसीलिए इनके पास, ताकि ये किसी होस्ट की बॉडी में एडहेस कर सके, चिपक सके उससे, तो इनके पास दो वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल ऑर्गन्स होते हैं जिनको बोलते हैं हुक्स एंड सकर्स। ठीक है, हुक्स एंड सकर्स मिलते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्लेटीहेल्मिन्थ्स में जिनके पास, जो पैरासाइट्स की तरह एक्ट करते हैं, विच आर पैरासिटिक इन नेचर। ठीक है, ये याद रखना। फाइन, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज कि इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है। तो दे हैव एक्चुअली ऑर्गन सिस्टम एंड एज वेल एज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ प्लेटीहेल्मिन्थ्स ऐसे होंगे जिनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थ्स इज दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब बीच में लार्वल स्टेज तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दे आर क्रीचर ऑफ indirect development. Indirect development. Fine. Indirect development होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, और एक से ज्यादा लार्वल स्टेज हो सकते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर लार्वल स्टेज तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, लेकिन एक से ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम बचपन से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, और वो क्या है कि यहाँ पर प्लेनेरिया पढ़ा होगा आप लोगों ने, और प्लेनेरिया का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम पढ़ते हैं, दे डू रीजनरेशन का कभी भी अगर आपने किसी बुक में, NCERT के बुक में एग्जाम्पल सुना हो, तो वो हमेशा रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या देते हैं? प्लेनेरिया। तो
प्लेनेरिया आर नथिंग बट दे बिलोंग टू फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूर याद रखना है आपको कि यहाँ पर प्लेनेरिया are the platyhelminthes which do regeneration, जो रीजनरेशन करता है, ठीक है। तो इनके पास प्रॉपर्टी है कि ये रीजनरेशन भी कर सकते हैं। प्लेनेरिया का कोई खास एग्जाम्पल, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो आप याद रख सकते हो डुगेशिया। क्या याद रख सकते हैं? डुगेशिया, ठीक है। दिस वन इज द एग्जाम्पल। तो ये क्या कर सकते हैं? रीजनरेशन कर सकते हैं। दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, आगे देखते हो। नेक्स्ट इज देयर सेक्सुअलिटी। तो दे कैन बी मोनोशियस, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं? मोनोशियस हो सकते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल, और किसी किसी बुक में हर्माफ्रोडाइट भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनका? फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, यानी कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। नो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आर फाउंड इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। फाइन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं क्या? हाँ, कुछ ऐसे प्लेटीहेल्मिन्थ्स ऐसे हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जैसे दे डू बाइनरी फिजन्स, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर पूछे तो ध्यान रखना कि दे डू व्हाट दे डू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन देखा गया है कई प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? तो दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नोट करते रहो, दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट डू वी मीन बाय इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि देयर इज ओनली वन ओपनिंग, there is only one opening that is for ingestion and as well as for egestion, ठीक है। तो ऐसे हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इनके पास, ठीक। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम होता नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता नहीं है इनके पास। एक्सक्रीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीशन कैसे करते हैं फिर ये लोग? अच्छा, एक और बात कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है एंड दे लैक, इनके पास कोई एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं है, तो दे लैक एंड एलिमेंट्री कैनाल, दे लैक एंड एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल तो नहीं है इनके पास, लेकिन एक बात, अच्छा इनके पास जरा सोच के देखो, इनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों है, इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों नहीं है? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्योंकि ये लोग पैरासाइट्स हैं, क्योंकि ये लोग पैरासाइट्स हैं तो किसी ना किसी होस्ट बॉडी में होंगे ही। जब ये किसी ना किसी होस्ट बॉडी में है, फॉर एग्जांपल दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, है ना, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, या फिर ये लोग कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है लिवर में है। तो लिवर में है या इंटेस्टाइन में है तो वहाँ तो इनको ऑलरेडी डिजॉल्व्ड डाइजेस्टेड फूड मिल ही रहा है, और जब इनको डाइजेस्टेड फूड मिल ही रहा है तो क्या इन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत है? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है कि वो क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट कर देता है सिंपलर वन में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट कर देता है सिंपलर वन में। बट इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट बिकॉज द फूड is already digested in the ecosystem where the platyhelminths are present, because they are present in the form of parasite, ठीक है। तो food is ingested through the mouth in the pharynx by muscular contraction and then torn into स्मॉल पीसेस। कुछ भी अगर मान लो कुछ कॉम्प्लेक्स भी हुआ तो फेरिंग्स क्या करेगा? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करेगा और वो छोटे छोटे पीसेस में टूटने लगेगा, ये बात है, ठीक है। और फिर जो सेल्स होंगे डाइजेस्टिव कैविटी में वो इन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करेंगे या इन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेंगे,
ठीक है, सिंपल। तो न्यूट्रिएंट्स सिंपल यहाँ पर डिफ्यूज आउट होंगे, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट आसपास के इकोसिस्टम में है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू जो भी प्लेटीहेल्मिन्थ्स के सेल्स हैं वो उनको अपटेक कर लेंगे। तो ज़्यादा इनको डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है, समझ आया। और जो सेलुलर वेस्ट जो भी वेस्ट जनरेट होगा एक्सक्रीशन के टाइम पर, वो कैसे एक्सक्रीट होगा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दे हैव फ्लेम सेल्स। इनके पास क्या होता है उसके लिए, फ्लेम सेल्स ध्यान रखना, फ्लेम सेल्स होते हैं इनके पास फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, तो दे हैव फ्लेम सेल्स which is also known as protonephridia। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक, which helps in excretion and osmoregulation। ठीक है, तो इनको फ्लेम सेल्स क्यों बोलते हैं? फ्लेम सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थ्स ये जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूगेशिया, तो इसकी जो सीलिया है यहाँ पर, वो जब मूव करते हैं ताकि वाटर और वेस्ट जो है वो बाहर भेज सकें या जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको ले सके, तो जब ये सीलिया मूव कर रहे होते हैं एक्चुअली, तो दे अपीयर लाइक फ्लेम। ठीक है, तो इसीलिए इनको फ्लेम सेल्स बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रोटोनेफ्रीडिया, तो इसको बोलते ही है, साथ के साथ एक और टर्म है इसके लिए, दैट इज सोलेनोसाइट्स। ये याद रखना। ठीक है, सोलेनोसाइट्स। नर्वस सिस्टम कि इनका नर्वस सिस्टम कैसा है, तो नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, साथ के साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम है नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं। ठीक है, तो इनके पास है क्या फिर, इनके पास है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम भी कैसा है, नर्वस सिस्टम दो मेन नर्व कॉर्ड्स हैं बस। ठीक है, here are two main nerve cords। ठीक है, here are two main nerve cords। इन दो नर्व कॉर्ड्स को क्या बोल रहा है, इन जो कि जुड़े हुए हैं, ये दो नर्व कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं कैसे, दे आर joined by called transverse commissures। तो ये जुड़े हुए हैं किसकी मदद से, ट्रांसवर्स कमीशर्स की मदद से जुड़े हैं। और बिकॉज दे आर अटैच्ड और कनेक्टेड बाय दीज ट्रांसवर्स कमीशर्स, तो ये एक लेटर सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो दे फॉर्म, ये कुछ इस तरह से जुड़े हैं कि ये सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, समझ आया। ठीक, दे फॉर्म ladder like structure। ये याद रखना, ladder like सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट देयर सीलोम। तो इनकी बॉडी में सीलोम है या नहीं है, इनकी बॉडी में सीलोम है या नहीं है, तो दे आर एसिलोमेट बेसिकली, इनकी बॉडी में कोई सीलोम नहीं है। ठीक है, cavities are filled with mesodermal parenchyma cells and here is no coelom, तो they are basically acoelomate। जो भी कैविटीज होती हैं बीच में, जो भी कैविटीज होती है, क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि ये क्या है, 3 जर्म लेयर्स हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और तो जो the body cavities are filled with mesodermal parenchyma cells। Next is about their reproduction as we discussed। तो reproduction इनका कैसा है, asexual reproduction में देखा हमने। ठीक है, asexual reproduction देखा, और हमने बात की थी कि internal fertilization होता है इनमें, राइट। तो the organisms are hermaphrodites। यहाँ पर क्या है, ये organism bisexuals हैं, except सिस्टोसोमा। ठीक है, एक्सेप्ट सिस्टोसोमा। यहाँ पर लार्वल स्टेज हो सकती है, रिमेंबर हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में हम रीजनरेशन पढ़ते हैं। रीजनरेशन किसके पास होता है, प्लानेरिया के पास होता है। ठीक है, इतना याद रखना।
आगे यहाँ पर these bodies, these platyhelminths are actually divided into 3 orders. These platyhelminths are divided into 3 orders. और वो 3 ऑर्डर्स क्या हैं? ऑर्डर्स मतलब क्या है यहाँ पर? सोचो, ऑर्डर्स का क्या मतलब है यहाँ पर? ऑर्डर्स का मतलब है कि हम पढ़ते हैं ना किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है? तो ये फैमिली, जीनस, स्पीशीज, फाइलम पढ़ रहे हैं तो फाइलम में ऑर्डर्स होंगे, फाइलम में ऑर्डर्स होंगे, तो 3 ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं हम किसके? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के। वो 3 ऑर्डर्स क्या है? वो 3 ऑर्डर्स क्या है? टर्बेलेरिया, टेरामाटोडा और सिस्टोडा, ठीक है? ये 3 ऑर्डर्स है। क्या बताया मैंने? फर्स्ट टर्बेलेरिया, सेकंड टर्मेटोडा, थर्ड वन इज सिस्टोडा, ठीक। टर्बेलेरिया कंसिस्ट लिटिल स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब होता है? टर्बेलेरिया का क्या मतलब? टर्बेला का क्या मतलब होता है? टर्बेला का मतलब होता है लिटिल स्ट्रिंग, ठीक है? टर्बेला का मतलब होता है लिटिल स्ट्रिंग, इसीलिए इसके पास लिटिल स्ट्रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया हमने? इनको क्या बोल दिया? टर्बेलेरिया, ठीक है? आगे देखो, नेक्स्ट इनको क्या बोला? टर्मेटोडा। टर्मेटोडा क्यों बोला? क्योंकि टर्मेटोड्स का मतलब होता है हैविंग पोर्स, ठीक? टोड्स का क्या मतलब होता है? दे हैविंग। तो इनके नाम से इनका काम समझने की कोशिश करो, तो दे हैव पोर्स, ठीक है? बस। नेक्स्ट इज सिस्टोडा। ट्रेमा मतलब होता है होल्स या फिर सकर, और नेक्स्ट इज सिस्टोडा। बस। तो इनको थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं कि ये है क्या, ठीक है? इनको थोड़ा सा क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, ये 3 ऑर्डर्स को देखो। फर्स्ट वन इज as we discussed, Turbelaria. Next one is Trematoda. And last one is Cistoda. ठीक है, 3 है ये। ओके, इसमें क्या क्या आते हैं? एग्जाम्पल, टर्बेलेरिया का एग्जाम्पल याद रखना। इनका कॉमन नाम प्लेनेरियंस, यहाँ पर एक्चुअली प्लेनेरियंस आते हैं, तो प्लेनेरियंस आर द कॉमन नेम। फ्लूक्स, इनको क्या बोलते हैं हम? फ्लूक्स। और इनको क्या बोलते हैं? टेप फॉर्म। यहाँ आते हैं टेप फॉर्म्स, सुना होगा आपने टेप फॉर्म्स। टेप जैसे डायग्राम भी बना हुआ है इसका तो एनसीईआरटी में, ठीक है? अगर आप बुक खोल कर देखो तो टेप फॉर्म का डायग्राम बना हुआ है, बहुत अच्छा, ठीक है? आगे देखते हैं, तो आगे क्या बोल रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है? इसके एग्जाम्पल्स ऑफ ट्यूबुलेरिया आर प्लेनेरिया, ऑब्वियसली। जो 2 एग्जाम्पल्स अभी तक हमने पढ़े हैं ना, वही इसमें आते हैं। क्या 2 एग्जाम्पल्स पढ़े हैं अभी तक? एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था अभी, याद करो, डुगेशिया कहीं पढ़ा था? डुगेशिया कहाँ पढ़ा था? अभी नहीं पढ़ा? हाँ, यहाँ पर पढ़ा है, जो रीजनरेशन करता है, प्लेनेरिया, डुगेशिया, ठीक है? प्लेनेरिया, डुगेशिया आर द एग्जाम्पल, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, Fasciola haptica is the scientific name. Fasciola haptica is the scientific name, याद रखना। प्लेनेरिया, डुगेशिया, ठीक है? सब प्लेनेरियंस इसी में आते हैं। तो और नेक्स्ट इधर ट्रेमाटोडा में क्या आएगा? फेसिकुला हैप्टिका।
वेसिकुला हेप्टिका एक पूरा नाम है, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं है ये। इनको क्या बोलते हैं हम? लीवर फ्लूक्स। इसका कॉमन क्या नाम है? लीवर फ्लूक्स। और लीवर फ्लूक्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और एक एक्सेप्शन भी तो पढ़ा हमने यहाँ पर, जो जो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, ब्लड फ्लूक, दीज आर ब्लड फ्लूक। तो एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखो, दैट इज सिस्टोमा, सिस्टोसोमा। क्या है? सिस्टोसोमा, राइट, सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा का कॉमन नाम क्या है? कॉमन नेम इज ब्लड फ्लूक। इनको क्या बोलते हैं? ब्लड फ्लूक बोलते हैं। ठीक है। लास्ट यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर लास्ट क्या है? नेक्स्ट इज सिस्टोडा। तो सिस्टोडा का क्या एग्जाम्पल है? टेनिया, ये इंपॉर्टेंट है, टेनिया। ठीक, सिस्टोडा का क्या एग्जाम्पल है? टेनिया। टेनिया सोलियम, टेनिया सोलियम, जिसको क्या बोलते हैं? पॉर्क, पॉर्क टेप वॉर्म भी बोलते हैं इसको हम। क्या बोल देते हैं? पॉर्क टेप वॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि पॉर्क में देखने को मिलता है ये। ठीक है। और भी इसकी स्पीशीज हैं, और भी इसकी स्पीशीज हैं टेनिया की। ठीक है, टेप वॉर्म है ये, और इसकी स्पीशीज हैं। अगर बीफ में मिलता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? बीफ टेप वॉर्म मिलते हैं। ठीक है, बोल देते हैं। अगर डॉग में मिलता है तो हम इसको डॉग टेप वॉर्म बोल देते हैं, राइट। ये ऐसा है। जैसे जो पॉर्क में मिल रहा है उसका हमने नाम क्या रखा? टेनिया सोलियम, है ना। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर बीफ में मिलेगा तो हम क्या बोल देंगे इसे? टेनिया, टेनिया। टेनिया तो बोलेंगे ही, साथ के साथ बीफ के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? सेजिनाटा। क्या वर्ड यूज करते हैं? सेजिनाटा। तो दीज आर बीफ, बीफ टेप वॉर्म, बीफ टेप वॉर्म। ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर डॉग में टेप फॉर्म्स हो जाते हैं, डॉग की बॉडी में टेप फॉर्म्स मिलते हैं, तो उनके लिए अलग नाम है। ठीक है, याद करना चाहे कर सकते हो, अदरवाइज कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। एकाइनोकॉकस ग्रैन्युलोसस बोलते हैं उनको। ठीक है, इतना याद रखना। बाकी आपको ये दो चीज़ें याद रहनी चाहिए, दो एग्जाम्पल बहुत इनफ है, इंपॉर्टेंट है, टेनिया सोलियम और टेनिया सेजिनाटा। ठीक है, तो देखो अभी तक क्या पढ़ा हमने इसमें। फिर आगे इन तीनों को हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे इनके। हम ट्यूबुलेरिया पढ़ेंगे डेप्थ में, ट्रेमाटोडा पढ़ेंगे और सिस्टोडा पढ़ेंगे। ठीक है, सेपरेटली। ओके, लेट्स डिस्कस। प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर ड्रॉसोवेंट्रली फ्लैट बॉडी, दैट्स व्हाई वी कॉल देम फ्लैट वर्म्स। इनके पास, ये पैरासिटिक होते हैं इसलिए इनके पास हुक्स और सकर्स हैं। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल सकता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एज इन ड्यूकेशिया। तो डुगेशिया एग्जाम्पल है जिसमें रीजनरेशन होता है। प्लेनेरिया इज ऑल्सो एग्जाम्पल जिसमें रीजनरेशन होगा। और मोनोशियस बॉडी है, और मोनोशियस बॉडी है मतलब बाइसेक्सुअल है, लेकिन यूनिसेक्सुअल हो सकता है क्या किसी में? यहाँ यूनिसेक्सुअल हो सकता है, एक्सेप्शन है जिसमें यूनिसेक्सुअल हो सकता है, और वो क्या है? सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा इज द एग्जाम्पल जिसमें ये क्या हो सकते हैं? यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बाय बाइनरी फ्यूजन, बाय रीजनरेशन। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमने जैसा बताया कि इसको डाइजेशन करने की ज़रूरत ही क्या है जब होस्ट बॉडी के अंदर ही सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए इनके पास अगर आप देखो तो एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक्सक्रीशन तो करेंगे। तो क्योंकि ये एक्सक्रीशन करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सक्रीशन करने के लिए इनके पास क्या है? एक्सक्रीशन करने के लिए इनके पास फ्लेम सेल्स हैं। ठीक है, तो दे हैव फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशंस। प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलेनोसाइट्स बोलते हैं जिन्हें हम। ठीक है, आगे देखो। नर्वस सिस्टम सीढ़ी नुमा नर्वस सिस्टम है इनका। दो नर्व कॉर्ड जुड़ी हुई हैं ट्रांसवर्स कमीशर्स से, और 3 ऑर्डर्स हम पढ़ रहे हैं इसके। 3 ऑर्डर्स पढ़ने हमें। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, 3 ऑर्डर्स अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम इसके। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका ट्यूबल एरिया। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, इसी को सबसे पहले डेप्थ में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज लेरिया, ट्यूबल एरिया। ठीक, ट्यूबल एरिया। ट्यूबल एरिया के बारे में क्या है, हमने बात किया कि यहाँ पर सब प्लेनेरियंस आते हैं, यहाँ पर सब प्लेनेरियंस आते हैं। ठीक, और मोस्टली फ्री लिविंग्स होते हैं, लेकिन कुछ पैरासिटिक हो सकते हैं।
मोस्टली फ्री लिविंग्स होते हैं और कुछ पैरासिटिक हो सकते हैं। दे आर बेसिकली डाइजेनेटिक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दे आर डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। दे आर डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का क्या मतलब है, फॉर सर्वाइवल दे नीड 2 होस्ट। सर्वाइवल के लिए इन्हें 2 होस्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 2 होस्ट में सर्वाइव करेंगे। पहले एक होस्ट में जाएंगे, जैसे मलेरिया का लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे जब डेप्थ में डिटेल में, तब आपको समझ आएगा कि दे सर्वाइव ऑन ह्यूमन बॉडी एज वेल एज दे सर्वाइव ऑन द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो ऐसा ही है किसके साथ में, इस लीवर फ्लूक के साथ में, कि प्राइमरी होस्ट पहले ये सर्वाइव करेगा किसमें, शीप में। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है, ठीक है, प्राइमरी होस्ट है वो क्या है, शीप। शीप में जाएगा और शीप में आधी लाइफ साइकिल चलेगी, और सेकेंडरी होस्ट उसके बाद कहाँ जाएगा, आधी लाइफ साइकिल चलेगी इसकी स्नेल्स में, ठीक है, स्नेल्स में चलेगी। इनके पास रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे इन केस ऑफ फीमेल, ह्यूमन फीमेल, दे हैव वेजाइना, ऐसे ही इनके पास एक कैनाल होती है जिसको बर्थ कैनाल बोल सकते हैं जिसे। तो दे हैव लोरर्स, दे हैव लॉरर्स कैनाल। इनके पास कौन सी कैनाल है, दे हैव लॉरर्स कैनाल इन फीमेल्स। तो इनके फीमेल्स में क्या है, लॉरर्स कैनाल्स हैं, ये याद रखना। दे हैव लॉरर्स कैनाल इन फीमेल्स विच इज इक्विवेलेंट टू विजाइना, इक्विवेलेंट टू विजाइना, ठीक, इट इज इक्विवेलेंट टू विजाइना इन ह्यूमन फीमेल्स, ठीक है। लार्वल स्टेज होगी क्या, हाँ लार्वल स्टेज होगी, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वल स्टेज तो होगी, तो लार्वल स्टेज होगी, ठीक है। लार्वल स्टेजेस, तो लार्वल स्टेजेस भी कई फॉर्म्स में होंगी, लार्वल स्टेज भी कई फॉर्म में होंगी। देखो इससे आपको इसका लाइफ साइकिल भी थोड़ा सा समझ में आएगा कि सबसे पहले जब ये क्या होंगे, फ्री लिविंग होंगे। शुरुआत में तो ये फ्री लिविंग होंगे, वाटर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो वाटर के अंदर जो इनकी स्टेज है उनको हम क्या बोलेंगे, मीरासीडियम। जो वाटर में ऐसे ही फ्री लिविंग मूव कर रहे हैं ना, वाटर में जब ये फ्री लिविंग मूव कर रहे हैं, ठीक है, विच इज इन्फेक्टेड फॉर स्नेल, स्नेल इनको खा सकते हैं, ठीक है। इनसे जो स्नेल्स वाटर में प्रेजेंट है उनको ये इन्फेक्ट कर सकता है ना। तो इन्फेक्टिव फॉर स्नेल विच इज फ्री लिविंग है, अभी तो वाटर में है ये, है ना, फ्री लिविंग है, वाटर में मौजूद है, ठीक है। सेकेंड टर्म इज स्पोरो। सेकेंड स्टेज आप बोल सकते हो कि ये मीरासीडियम से डेवलप होकर, जब ये स्नेल को इन्फेक्ट कर सकते थे, वाटर में थे, फ्री लिविंग थे, अब तो इन्होंने स्नेल को इन्फेक्ट कर दिया है, एज यू कैन सी इन द वीडियो। तो बहुत ही खतरनाक तरीके से ये क्या करते हैं, स्नेल का शिकार कर रहे हैं। देखो तो नेक्स्ट स्टेज इज स्पोरोसिस्ट। नाउ दे आर इनसाइड स्नेल, अब वो स्नेल के अंदर हैं, इनसाइड स्नेल, तो इन्फेक्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट और थोड़ा सा ये डेवलप हो जाएंगे, तब हम इनको क्या बोलेंगे, डेवलप होने के बाद, अब भी ये स्नेल के अंदर ही है, अब इनको क्या बोलेंगे, रेडिया। अभी भी ये क्या है, स्नेल के अंदर ही है, इनसाइड स्नेल। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज इज सरकारिया। अभी भी कहाँ है ये, स्नेल के अंदर ही है, और डेवलपमेंट हो रही है, देख रहे हो, खुद डेवलप कर रहे हैं, ये स्नेल को मार रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ स्टेज इज मेटासरकारिया। अब ये क्योंकि इतना ग्रो कर गए हैं कि क्या बोलते हैं, ये इतना ग्रो कर गए हैं कि ये एक शीप को या किसी कैटल को इजीली इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उस वाटर बॉडी में या जहां पर भी ये स्नेल प्रेजेंट था, वहां पर कोई शीप चरने आई है, कोई कैटल चरने आई है, तो इजीली ये कहाँ जा सकते हैं, इजीली दे कैन गो इनसाइड द बॉडी ऑफ शीप। तो इन्फेक्टेड, नाउ दे आर इन्फेक्टेड फॉर, और जो इनकी आगे की लाइफ साइकिल चलेगी वो कहाँ चलेगी, किसी कैटल में चलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ जैसे शीप। तो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि
5 लार्वल स्टेज हैं, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सरकारिया और मेटा सरकारिया। ठीक, मीरासीडियम फ्री लिविंग है, मीरासीडियम फ्री लिविंग है वाटर में विच इज इन्फेक्टेड फॉर स्नेल। स्पोरोसिस्ट सेकेंड स्टेज, अब इंसेक्ट को, अब स्नेल को इन्फेक्ट कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट रेडिया इन्फेक्ट कर चुका है, इनसाइड स्नेल है। सरकारिया इनसाइड स्नेल। अब मेटा सरकारिया, तो मेटा सरकारिया इज नाउ infected for, can now infect for sheep। ठीक है, शीप को ये क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये आपको समझ आया लार्वल स्टेज के बारे में। और किसके लार्वल स्टेज के बारे में डिस्कस किया हमने, ट्यूबेलेरिया के लार्वल स्टेज के बारे में डिस्कस किया। समझ आया। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग, पहला हमने पढ़ लिया। अब देखो, ट्यूबेलेरिया हो गया जिसमें प्लेनेरियंस, और एग्जाम्पल में पहले ही बता चुका हूं आपको, प्लेनेरिया और ड्यूगेशिया। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेमाटोडा। तो ट्रेमाटोडा में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ट्रेमाटोडा में हम पढ़ते हैं सिस्टोसोमा के बारे में, विच इज कॉमनली नोन एज ब्लड फ्लूक, जिसको ब्लड फ्लूक भी बोला जाता है। लेट्स डिस्कस अबाउट सिस्टोसोमा विच इज ब्लड फ्लूक, राइट। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं ट्रेमाटोडा के बारे में, ठीक है। ट्रेमाटोडा, तो दीज ट्रेमाटोडा का नाम मैंने बताया, ट्रेमाटोडा क्यों पड़ा है, बिकॉज दे आर स्पोर्स, इनके पास क्या है, स्पोर्स है। ठीक है, दीज आर फ्लूक्स, दे हैव स्पोर्स। तो इनका एग्जाम्पल क्या है, सिस्टोसोमा विच इज ब्लड फ्लूक। ठीक, जो एक डिजीज कॉज करते हैं। एग्जाम्पल लिख लेता हूं यहां पर, दोबारा से लिख लो आप लोग, सिस्टोसोमा। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टोसोमा कॉमनली नोन एज ब्लड फ्लूक्स, और ह्यूमन में ही ब्लड फ्लूक कॉज करता है। जो डिजीज कॉज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, बिलहार्जियासिस। क्या बोलते हैं, बिलहार्जियासिस। ठीक है, दे आर ऑल्सो डाइजेनेटिक। अब डाइजेनेटिक का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, डाइजेनेटिक का क्या मतलब बताया था कि दे कंसिस्ट 2 होस्ट, है ना, दे विल हैव 2 होस्ट। डाइजेनेटिक है मतलब 2 होस्ट तो होगा, एक होगा प्राइमरी होस्ट और एक होगा सेकेंडरी होस्ट। वहां पर हमने देखा था प्राइमरी होस्ट क्या था, वहां पर प्राइमरी होस्ट था शीप और सेकेंडरी होस्ट क्या था, स्नेल, राइट। वहां क्या था, प्राइमरी होस्ट क्या था, शीप, और सेकेंडरी होस्ट क्या था, स्नेल। ठीक, स्नेल्स। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी होस्ट कौन है, यहाँ पर प्राइमरी होस्ट है मैन, ह्यूमन, और सेकेंडरी होस्ट कौन है, सेकेंडरी होस्ट है स्नेल्स, ठीक है, सेकेंडरी होस्ट इज स्नेल। ओके, अब देखो किस बारे में हम बात कर रहे हैं, कि दे आर डाइजेनेटिक इन नेचर। ठीक है, दे आर डाइजेनेटिक मतलब फॉर देयर सर्वाइवल दे रिक्वायर्ड 2 होस्ट। ठीक, और क्या है ये डायोशियस बॉडी है, डायोशियस बॉडी है मतलब दे आर यूनिसेक्सुअल। याद आया, मैंने बताया था आपको कि जनरली तो भाई ये जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं, जनरली these platyhelminths are monoecious in nature, but cystosoma are dioecious। तो क्या लिखोगे, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। तो cystosoma are dioecious in nature, ठीक है, याद रहेगा, cystosoma are dioecious in nature। ठीक, इसकी भी 3 लार्वल स्टेजेस हैं, तो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट देयर लार्वल स्टेजेस। तो इसकी भी 3 लार्वल स्टेजेस हम पढ़ेंगे, और वो 3 लार्वल स्टेजेस क्या है, सेम नाम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो क्या लार्वल स्टेजेस हैं, 3। तो पहली लार्वल स्टेज है, क्या बोलते हैं जिसे हम मीरा
कार्डियम, पहली ही मीरासीडियम, सॉरी मीरासीडियम। नेक्स्ट इज स्पोरोसिस्ट, नेक्स्ट इज स्पोरोसिस्ट, एंड थर्ड वन इज सरकारिया। यही पढ़ा था हमने, थर्ड वन इज सरकारिया। एग्जाम्पल्स आपको पता ही है, तो ट्रेमाटोडा के बारे में बस इतना ही, ठीक। नेक्स्ट इज सिस्टोडा। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं हम? नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिस्टोडा, सिस्टोडा, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिस्टोडा। सिस्टोडा में क्या पढ़ा था हमने? तो दे आर टेप फॉर्म, है ना, दे आर टेप फॉर्म। इनका कॉमन नाम क्या है? दे आर टेप फॉर्म। मैंने बताया था एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छी चित्रकारी दी हुई है टेप फॉर्म के बारे में, राइट। दे कॉज द डिजीज कॉल्ड, ये कौन से डिजीज कॉज करते हैं? तो दे कॉज डिजीज कॉल्ड टेनियासिस। कौन से डिजीज कॉज करते हैं ये? टेनियासिस। टेनियासिस, जिसे एक और नाम बोलते हैं सिस्टी सर्कोसिस। सिस्टी सर्कोसिस, एक और नाम क्या है? सिस्टी सर्कोसिस, दैट अफेक्ट्स ब्रेन। और ये सिस्टी सर्कोसिस किसको अफेक्ट करता है? इट अफेक्ट्स ब्रेन, ठीक है, इट अफेक्ट्स ब्रेन, याद रखना, ठीक है, दे अफेक्ट ब्रेन। यहां पर भी इसके पास भी क्या होंगे? दो इसके पास भी होस्ट होंगे, तो दे आर ऑल्सो डाइजेनेटिक इन नेचर। ये भी क्या है? डाइजेनेटिक है, क्योंकि इसको भी सरवाइव करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। तो यहां पर प्राइमरी होस्ट क्या है और सेकेंडरी होस्ट क्या है? देखो, प्राइमरी होस्ट यहां पर कौन है? ह्यूमन, यानी कि आदमी। आदमी मतलब मैन, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर मैन बोलता हूँ या मैन लिखता हूँ, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मेल नहीं है, इट कैन बी फीमेल। आदमी का मतलब एक्चुअली दोनों होता है ना, ठीक है। सेकेंडरी होस्ट, ठीक, सेकेंडरी होस्ट इज पिग, ठीक है, सेकेंडरी होस्ट इज पिग। अब पिग कब होगा? पिग तब होगा जब हम बात कर रहे हैं किसकी? याद करो, मैंने बताया था पॉर्क या पिग के लिए कौन सा टेप वॉर्म है? जब टेप वॉर्म टेनिया सोलियम होगा, जब टेनिया सोलियम होगा तो वो किसको इन्फेक्ट करेगा? पिग को। उसके लिए सेकेंडरी होस्ट क्या होगा? टेनिया सोलियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो टेनिया सोलियम के लिए सेकेंडरी होस्ट क्या होगा? कैटल ही होगा, लेकिन कौन सा कैटल होगा? पिग होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर कैटल है कोई दूसरा, कैटल है दूसरा, मान लो कोई वो है, भैंस है ना, क्या बोलते हैं? भैंस है, बीफ है, ठीक है, गाय, भैंस, बीफ, कोई भी ऐसा कैटल है, तो उसके लिए क्या होगा? टेनिया सेजिनाटा। ये बताया था, टेनिया सेजिनाटा, ठीक है। तो ये याद रखना, दे आर एक्चुअली, इनके पास झूठा मेटामेरिज्म है, यानी कि झूठा सेगमेंटेशन है, ठीक है, कोई सच में सेगमेंटेशन तो है नहीं, तो इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम? इसलिए इनको बोल रहे हैं दे हैव सूडो मेटामोरिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं? बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू प्रोग्लोटिड्स which is ribbon like structure. It is divided into anterior head जो part है इनका, इसको क्या बोलते हैं? स्कॉलेक्स, नेक एंड देन स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला में तीन चीजें हैं। स्ट्रोबिला कंटेन प्रोग्लोटिड्स, ईच वन ऑफ इट बियरिंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। यहीं पर क्या होगा? मेल ऑर्गन्स भी होंगे और फीमेल ऑर्गन्स भी होंगे इसी के पास, तभी तो हम बोल रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक बात समझो, क्या लार्वल स्टेज एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर? हाँ, तो लार्वल स्टेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, यहाँ भी लार्वल स्टेज होगी, ठीक है, जैसा बाकी दो में पढ़ा था हमने, तो यहाँ भी लार्वल स्टेज होगी ही। तो समझो, लार्वल स्टेज होगी, और वो लार्वल स्टेज तीन है। पहली स्टेज को क्या बोलते हैं? ऑन्कोस्फेयर। पहली स्टेज को क्या बोलते हैं? ऑन्कोस्फेयर, याद रखना। देखो,
Oncosphere. This oncosphere stage is infectious. This oncosphere stage is infectious to pig. ठीक. Second is hexacanth. तो hexacanth stage is actually has 6 hooks. क्योंकि इसके पास 6 hooks होते हैं तो hooks के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? canth. क्योंकि यहाँ पर 6 hooks हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? hexacanth. Last but not the least stage is cysticercus. क्या है? लास्ट लार्वल स्टेज इज सिस्टिसर्कस. ठीक, सिस्टिसर्कस इन्फेक्शियस है किसके लिए? मैन के लिए. तो इट इन्फेक्ट्स मैन थ्रू, जब कोई मैन पिग खाएगा या पॉर्क खाएगा तो ऑब्वियसली अगर वो पिग जो है वो इन्फेक्टेड है किससे? ऑन्कोस्फोर है, उसकी स्फेयर है उसकी बॉडी में, या उसकी बॉडी में क्या है उसकी बॉडी में अगर ये ट्रेमाटोडा है तो ऑब्वियसली उस मैन की बॉडी में भी क्या जाएंगे? जब वो पॉर्क खाएगा या बीफ खाएगा तो ट्रेमाटोडा उसकी बॉडी में भी जाएंगे. राइट, यही लाइफ साइकिल है इनकी. तो थ्रू कंजम्पशन से होगा. कंजम्पशन ऑफ मीजली pork, ठीक है, pork मतलब pig and beef. ठीक है, ठीक. ये इनके बारे में एक और बात आपको याद रखनी है कि ये अपने यूटेरस को क्या करते रहते हैं? लुब्रिकेट करते रहते हैं. तो दे लुब्रिकेट देयर यूटेरस. तो लुब्रिकेशन ऑफ यूटेरस, ठीक है, लुब्रिकेशन ऑफ यूटेरस कैसे करते हैं ये? ट्रेमाटोडा लुब्रिकेशन ऑफ यूटेरस कैसे करते हैं? दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड कॉल्ड मेहलीज ग्लैंड. उस ग्लैंड का क्या नाम है? मेहलीज ग्लैंड. ध्यान रखना, ग्लैंड का क्या नाम है? मेहलीज ग्लैंड. ठीक है. और एग यॉक पता है आपको? एग यॉक किसको बोलते हैं? एग यॉक बोलते हैं जो येलो पार्ट है होता है ना एग के अंदर, जो येलोइश पार्ट होता है एग के अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं? एग यॉक बोलते हैं. राइट. तो वो जो एग यॉक, जैसा यहाँ पर जो एग वो यॉक बनाने का काम है, तो यॉक प्रोडक्शन यहाँ कौन करता है? तो यॉक प्रोडक्शन इन केस ऑफ ट्रेमाटोडा कौन करता है? एक ग्लैंड है इनके पास वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज विटिलिन ग्लैंड. कौन सा ग्लैंड है इनके पास? विटिलिन ग्लैंड. राइट, इनके पास कौन सा ग्लैंड है? विटिलिन ग्लैंड. ठीक है. एक प्रोसेस होती है इनकी जिसे बोलते हैं एपोलाइसिस. एपोलाइसिस का क्या मतलब है? डिग्रेडेशन. दे डू व्हाट? दे डिग्रेड देयर प्रोग्लैटिड्स. कौन से प्रोग्लैटिड्स को डिग्रेड करते हैं? तो ग्रेविड जो लास्ट वाला ये वाला है, इसको ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स को ये क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं. तो दे डिग्रेडेशन, द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स is known as apolysis. We will discuss about nemathelminthes and further phylums of animal kingdom. Till then, take care. Radhe Radhe.